देखो ये वाला जो पौधा है ना हमारा, वो क्या कर रहा है, ग्रो हो रहा है। देखो दिख रहा है आपको, ये ग्रो हो रहा है कहाँ पे, बहुत अच्छे से इस पे ग्रीनिश हो रही है। ठीक है, ये हमारा प्लांट कहते हैं, देखो सूख रहा है, इसमें कितना ही पानी डालो ये सूख जाता है। और ये वाला प्लांट हमारा ग्रो कर रहा है, तो इसके पीछे रीजन क्या है, क्या खाद पानी कम रहता है। इन सबके पीछे जो रीजन होता है वो मिट्टी की उर्वरक क्षमता का होता है, मिट्टी में पाए जाने वाले खनिज तत्वों का होता है, मिट्टी की क्षारीयता का होता है, मिट्टी की अम्लीयता का होता है, मिट्टी में पारगम्यता है या सांद्रता है, यानी कि ह्यूमस की मात्रा अधिक है, या इसमें क्या होता है, ड्राई रीजन में कैसी मिट्टी है, और हमारा पर्वतीय क्षेत्रों में कैसी मृदा है, उत्तरी मैदान में यानी कि उत्तर के विशाल मैदान में कैसी मृदा है, पर्वतीय क्षेत्रों में कैसी मृदा है। इन सब के पीछे जो होता है मृदा का जो है, मृदा का खास तरीके से एक उपयोग होता है, जिसकी वजह से हमारी रीजनल यानी कि अगर हम रीजन की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं, तो वहां पे अलग अलग तरीके की प्रति की जाती है। तो वेलकम बैक टू ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं अपना वही पुराना टॉपिक, मिट्टियां। तो मिट्टियों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे अपनी काली मिट्टी के ऊपर। और काली मिट्टी जो है ना, बहुत की मिट्टी भी कहते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं इस मिट्टी के अंदर। तो हम डिस्कस करते हैं अपनी ब्लैक सॉइल, रैगून मिट्टी, जिस नाम से भी इसे जानते हैं। काली मिट्टी है, काली मिट्टी है। काली मिट्टी को हम ब्लैक सॉइल बोलेंगे या रेंगून मिट्टी बोल देंगे। ठीक है, ये इतने नामों से जानी जाती है। और ये निर्मित किससे होती है, ये बेसाल्ट की चट्टानों से निर्मित होती है। इसे इंसिस्टेटेड सॉइल बोलते हैं। दूसरी है अंत्यमंडलीय। अंत्यमंडलीय क्या है, इनर के अंदर, यानी कि अंत्यमंडलीय सॉइल है। अंत्यमंडलीय कैसी है, अंत्यमंडलीय मृदा है। अच्छा, इसमें पारेगम्यता, पारेगम्यता मतलब, आरेगम्यता का मतलब समझ में आता है ना, पारेगम्यता का मतलब होता है जिसमें से पानी रिस रिस कर नीचे जाए। ठीक है, जो पानी होता है ना, पानी जो मान लो एक ये हमारी सतह हो गई, एक बार देख लेते हैं पारेगम्यता। एक बार पारेगम्यता को हम लोग देख लेते हैं। देखो इस तरीके की, मान लो ये हमारी लेयर है, एक लेयर है। अगर हम यहाँ से पानी का बहाव करते हैं, ये हमारा पानी बारिश के थ्रू आ रहा है एक लेयर पे, तो देखो ये पानी यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से रिस के यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से रिस के यहाँ जाएगा, यहाँ से। तो ये जो चीज होती है ना, पानी डिप 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 करके नीचे आती है। तो इसमें पारेगम्यता क्या होती है, इसमें पारेगम्यता नहीं पाई जाती है। अच्छा, इसमें पारेगम्यता नहीं पाई जाती है, सांद्रता अधिक होती है, यानी कि सांद्रता इसमें अधिक होती है। चीका मिट्टी, चीका मिट्टी आप समझ रहे हैं ना, चीका मिट्टी जिसमें पानी है ना ऊपर ऊपर हो जाता है। और चीका मिट्टी का मतलब क्या होता है, जिससे चूल्हे बनते हैं, जिससे बर्तन बनते हैं, उसे हम लोग चीका मिट्टी बोलते हैं। जहाँ हम लोग गाँव वगैरह में की तरफ देखते हैं ना, तो चीका मिट्टी से हमारे चूल्हे बनते हैं, चूल्हे पे जिसे हम रोटियां खाते हैं। ठीक है, तो चीका मिट्टी जो होती है, इसमें चीका की जो मात्रा होती है ना, वो अधिक होती है, और पारेगम्यता इसमें कम होती है। ह्यूमिडिटी इसमें भी होती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी और सांद्रता का इसमें अभाव होता है। तो इसी तरीके से ये है हमारी ब्लैक सॉइल, और आज हम इसी की बात कर रहे हैं, अपनी ब्लैक सॉइल की बात करते हैं। एरिया वाइज हम ब्लैक सॉइल को देखेंगे कि कौन कौन से एरिया में ये ब्लैक सॉइल पाई जाती है, और इसमें कौन कौन से जो हमारे मिनरल्स होते हैं, उसमें कौन कौन से इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। ये टॉपिक हमारा हो गया है, तो इस वाले टॉपिक को हम लोग मिटा देते हैं। और अब हम देखते हैं अपनी ब्लैक सॉइल, यानी कि काली, यानी कि क्या है हमारी काली मिट्टी, जिसे हम रेगुन मिट्टी भी बोलते हैं, और कौन सी मिट्टी बोलते हैं, ब्लैक सॉइल बोलते हैं, ब्लैक सॉइल। ठीक है, ये क्या होती है, ये बेसाल्ट, बेसाल्ट। अच्छा, बेसाल्ट चट्टाने ये बच्चों ने पढ़ रखी होंगी, बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, यानी कि बनी हुई है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इन सिचुएटेड। अब ये इंसिचुएटेड या एक्सिचुएटेड, ये मैंने अपनी आपको जो मैंने बताई थी, ये अपनी पहली वाली वीडियो में आपको मैंने ये इसके बारे में क्लियरिटी बता दी है कि इंसिचुएटेड और सिचुएटेड मृदा कैसी होती है, एक्सिचुएटेड और इंसिचुएटेड मृदा में क्या फर्क होता है। ठीक है, ये सब चीजें, इस टॉपिक का डिस्कशन हम लोग अपनी पिछली वाली वीडियो में कर चुके हैं। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाता है, यह है अंतः मंडलीय।
मृदा है। अंतःमंडलीय का मतलब होता है इंटरनल, इंटरनल, इंटर रीजनल सॉइल है, रीजनल सॉइल है। इसका थर्ड होता है भारत के अंदर, यानी कि भारत में इस प्रकार की मृदा, इस प्रकार की मृदा, भारत में इस प्रकार की मृदा कहाँ पाई जाती है? हमारे अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। मतलब ड्राई रीजन में, ड्राई रीजन में, अर्ध शुष्क मतलब ड्राई रीजन में पाई जाती है। इसका पॉइंट क्या हम लोग देख लेते हैं। इसमें फोर्थ पॉइंट क्या है कि इसमें ह्यूमस का अभाव है और क्षारीय तत्वों की अधिकता है। ठीक है, यानी कि ह्यूमस का अभाव मतलब ह्यूमस का अभाव और एल्काइन, जो एल्काइन एलिमेंट्स हैं उनका इसमें अधिकता ज्यादा है। ठीक है, यानी कि ह्यूमस का अभाव है, ह्यूमस का अभाव और एल्कानाइन सबस्टेंस की अधिकता है। देखो इसमें ह्यूमस का अभाव है और एल्कानाइन सबस्टेंस की क्या है? अधिकता है। ठीक है, एल्कानाइन सबस्टेंस यानी कि क्षारीय तत्व, यानी कि एल्कानाइन सबस्टेंस का मतलब है हमारी क्षारीय तत्व। क्या है? क्षारीय तत्व की अधिकता है। अच्छा, इसका फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा? अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अपनी ब्लैक सॉइल की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? अपनी ब्लैक सॉइल की बात कर रहे हैं। ब्लैक सॉइल, तो इसके हम फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। इसमें फिफ्थ पॉइंट क्या है? निक्षालन की जो दर है वो कम है। अब निक्षालन की दर कम क्यों है? जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो समझ गए होंगे निक्षालन की दर क्यों है। डिस्चार्ज रेट जो है वो क्या है? लो है, यानी कि इसका डिस्चार्ज, इसका फिफ्थ पॉइंट क्या है? लो डिस्चार्ज रेट। निक्षालन की दर क्या है इसकी? कम है। निक्षालन की दर कम है। ठीक है, इसका फिफ्थ पॉइंट हो गया। हम किसकी बात कर रहे हैं? अपनी ब्लैक सॉइल की बात कर रहे हैं। अगर इतनी सारी इसमें पॉइंट्स हो गए हैं, अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे? अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें मिनरल्स कौन कौन से इसमें पाए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस इसमें होता है। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन। सिक्स पॉइंट है लोहा यानी आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और चूने। और क्या है? चूने तत्वों की अधिकता है। और कमी कौन से इसमें, कौन से तत्वों की है? इसे साफ कर दें, कमी इसे साफ कर देते हैं। इसके कमी कौन से तत्वों की है? हम लोग ब्लैक सॉइल की बात कर रहे हैं अपनी। कमी कौन से तत्वों की है इसमें? अधिकता तो हो गई हमारी किसकी है? लोहे की है और एल्युमिनियम की है, मैग्नीशियम की है और चूने की तत्वों की अधिकता है। ठीक है, यानी कि देखो अधिकता, यानी कि हमारी ब्लैक सॉइल आयरन यानी कि लोहा, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम और चूने तत्वों की अधिकता एवं नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे जैविक जो तत्व होते हैं। ये नाइट्रोजन फास्फोरस हमारे कैसे तत्व है? जैविक तत्व हैं। ठीक है, जैसे जैविक तत्वों की क्या होती है? इसमें जैविक तत्वों की कमी है।
कमी है, ठीक है। यानी कि हमारा 6 पॉइंट क्या बना है, आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, चूने की तत्वों की अधिकता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे जैविक तत्वों की क्या है इसमें, जैविक तत्वों की इसमें कमी है। अब इसका हमारा लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्लैक सॉइल की बात कर रहे हैं और पॉइंट टू पॉइंट कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का जो है वो बटन दबाएगा ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब इसमें एक और पॉइंट आया था, पॉइंट क्या था, बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा निर्मित है हमारी ब्लैक सॉइल। तो ये जो चट्टाने हैं ना, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, आप जाइए और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देखिएगा। कमी है, ठीक है। अब हमारा इसमें हमारा 7 पॉइंट क्या है, आयरन यौगिक, आयरन यौगिक, ठीक है, आयरन यौगिक जैसे टैमैक, यौगिक जैसे टेटोनिफेरस, मैग्नेटिक के यौगिकों के कारण, ठीक है, क्या है, के कारण इसका मृदा का रंग कैसा होता है, ब्लैक मृदा का, जब हम ब्लैक की बात करें तो कैसा रंग होता है, ब्लैक मृदा तो ब्लैक कलर होता है, के कारण ब्लैक, ब्लैक कलर, काली रंग की मृदा है। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि अभी हमारी मिट्टियां खत्म हो जाएंगी तो मिट्टियों के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बने हैं यूपीएससी में, जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस बने हैं, वो मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं सारे वो क्वेश्चंस आपके लिए अपलोड, यानी कि सारे क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस करेंगे एक बार, ठीक है। तो क्या है, देखो आयरन यौगिक है, आयरन क्या होती है, आयरन की गोलियां भी दी जाती हैं जो ब्लड को बढ़ाती है और उसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। तो आयरन यौगिक टेटोनिफेरस मैग्नेटिक के कारण इसका कलर कैसा होता है मृदा का, ये ब्लैक कलर की होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमारा इसका 8 पॉइंट है हमारा, अभी मैंने आपको पारगम्यता के बारे में समझाया था, स्टार्टिंग करी थी वीडियो तो क्या बताया था, पारगम्यता के, तो इसकी पारगम्यता जो है ना वो क्या होती है, कम होती है और सांद्रता अधिक होती है, चिका की मात्रा भी अधिक है। पारगम्यता, पारगम्यता अधिक, ठीक है, सांद्रता कम, चिका की मात्रा अधिक, अधिक, तो देखो पारगम्यता अधिक, सांद्रता कम, चिका की मात्रा अधिक, सूखने पे क्या होंगी, इसमें दरारें पड़ेंगी और अर्ध सूक्ष्म क्षेत्रों में कैसी होगी, चिपचिपी होगी, ठीक है। इसलिए आर्द्र होने पर चिप चिपी और सूखने पर दरारें पड़ती हैं, ठीक है। आर्द्र होने पे, आर्द्र होने पर चिपचिपी और सूखने पे क्या होती है, इस पे दरारें। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल्फ एरेटेड मृदा कौन सी है, यानी कि इस पड़ जाती है, दैट्स रीजन, इसलिए ये क्या है, सेल्फ एरिएटेड, सेल्फ एरिएटेड है, क्यों है ये, पारगम्यता अधिक है, सांद्रता कम है, चिका की मात्रा अधिक है, आर्द्र होने पर चिपचिपी और सूखने पर दरारें पड़ जाती है, इसलिए सेल्फ एरिएटेड कौन सी मृदा है, ब्लैक सॉइल सेल्फ एरिएटेड मृदा है, ठीक है। इतनी सारी बातें हैं, तो इस प्रकार की मृदा की उर्वरकता क्या होती है, अधिक होती है। इस प्रकार की मृदा की उर्वरकता कैसी होती है, अधिक होती है, क्यों होती है, क्षारीय तत्वों की वजह से, और इसकी उपयोगिता क्या होती है, कम होती है, ठीक है। यानी कि इन्हें इरेज कर देते हैं, इसे पॉइंट नोट डाउन करते हैं, इस प्रकार की
अगर आप मेरे चैनल पे आके मेरी वीडियो को आप लोग देखते हैं और बहुत टाइम तक, अब बहुत थोड़ा वॉच करते हैं, पूरी वीडियो को अगर वॉच करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम पे जाएगा, टेलीग्राम का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में देती हूँ। इस प्रकार की मृदा की उर्वरकता, यानी कि फर्टिलाइटी, फर्टिलाइटी कैसी होती है, अधिक है। क्यों है? क्षारीय तत्वों की वजह से, अधिकता से, ठीक है। और उपयोगिता कम है, की कमी से, ह्यूमस की कमी और चीका की अधिकता। ह्यूमस की कमी से और चीका की अधिकता की वजह से इसकी उपयोगिता कम हो कर लेते हैं। इसका जो विस्तार है वो 12 डिग्री टू 25 डिग्री नॉर्थ और 37 डिग्री से 80 डिग्री ईस्ट देशांतर के बीच में है। कितना? 5 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। अब अगर हम इसके विस्तार की हम लोग बात करते हैं तो गुजरात से लेके अमरकंटक और बेलगांव से लेके गोवाना तक में इसका विस्तार है। देखो हम लोग काली मिट्टी की बात कर रहे हैं, कौन सी वाली है हमारी? इस वाली काली मिट्टी की हम लोग बात कर रहे हैं। ये रही हमारी काली मिट्टी, यानी कि ब्लैक सॉइल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसके विस्तार को हम लोग देखते हैं। इसका विस्तार क्या है, इसके विस्तार को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। विस्तार इसका ऊपर से देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसका विस्तार जो है गुजरात से लेके अमरकंटक और बेलगांव से लेके गुआना तक इसका विस्तार है। इसके विस्तार में और कौन कौन से एरिया आ जाते हैं? पूर्ण इसका पूरा महाराष्ट्र आता है और गुजरात का गठियावाड़ा इलाका आ जाता है। क्या है? गुजरात का गठियावाड़ा इलाका आ जाता है, संपूर्ण महाराष्ट्र आ जाता है। तो क्या लिखेंगे? संपूर्ण महाराष्ट्र। और गुजरात का अगर हम लोग लेते हैं तो काठियावाड़ा, ये वाला इलाके आ जाते हैं। और एमपी, देखो मध्य प्रदेश भी इसमें, हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो पश्चिमी मध्य प्रदेश इसमें आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा का कुछ भाग इसमें आता है। क्योंकि ब्लैक सॉइल के रीजन भी दे दिए जाते हैं एग्जाम में कि कौन कौन से एरिया में ब्लैक सॉइल मिलती है, इसलिए पर्पस से ये आपको बता रहे हैं कि पश्चिमी मध्य प्रदेश, उड़ीसा का दक्षिणी भाग, कर्नाटका का उत्तरीय क्षेत्र, उत्तरीय भाग, आंध्र प्रदेश का तेलंगाना क्षेत्र आ जाता है इसमें, आंध्र प्रदेश का तेलंगाना क्षेत्र आ जाता है जो अभी बना है, अभी रिसेंटली अलग हुआ है ये, आंध्र प्रदेश का तेलंगाना। और बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का। और कौन सा रीजन आता है इसमें? तमिलनाडु का कोयम्बटूर और सेलम। तमिलनाडु का कोयम्बटूर एवं सेलम जिले आते हैं।
तमिलनाडु के। तो कहाँ से आता है, देखो गुजरात से अमरकंटक, बेलगांव से गुवाना तक है, संपूर्ण महाराष्ट्र आता है, गुजरात का काठियावाड़ आ जाता है, पश्चिमी मध्य प्रदेश है, उड़ीसा का दक्षिणी भाग है, कर्नाटका का उत्तरीय भाग है, आंध्र प्रदेश का तेलंगाना है, और कर्नाटका का उत्तरीय भाग आता है, कर्नाटका का उत्तरीय भाग आता है। अगर हम तमिलनाडु रीजन की बात, तमिलनाडु स्टेट की बात करते हैं, तो उसका कोयम्बटूर और सेलम जिला किसके, हमारी काली मिट्टी के अंतर्गत आ जाता है। तो ये थी हमारी काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम क्या कहते हैं, रेगुन मृदा भी बोल, रेगुन या कपास सॉइल भी के नाम से भी जानते हैं। और इसकी क्या विशेषता है, इसकी विशेषता यह है कि चीका की मात्रा और पारगम्यता कम है, सांद्रता अधिक है। तो जल धारण करने की जो क्षमता है ना, उसके कारण कौन सी कृषि के लिए, ये शुष्क कृषि के लिए उपयोगी है। तो ये थी हमारी किसकी, काली रेगुन कपास मिट्टी की विशेषताएं थी। अब हम चलते हैं अपने लाल मृदा की तरफ। कायंतित चट्टानों, ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट, ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट के विखंडन से इनका निर्माण हुआ है। पहला पॉइंट हो गया। अच्छा, सेकंड पॉइंट इनका सेकंड पॉइंट क्या होता है, इनका रेड कलर है। रेड कलर क्यों है, लोहे के ऑक्साइड की वजह से इनका रेड कलर है। इनका दूसरा पॉइंट हो गया। अरे भाई रुको ना, मैं इसे ब्लैक बोर्ड पे भी आपको लिख के बताऊंगी, ठीक है। लोहे के ऑक्साइड की वजह से इनका रेड कलर होता है। और क्या पॉइंट्स हैं इनके, और पॉइंट्स ये हैं, इसमें भी और पॉइंट्स क्या है, इसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी है। यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की इसमें क्या है, कमी है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या हो गया, पहला पॉइंट हो गया इसका कायंतित चट्टानें, ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट के विखंडन से होता है। लोहे के ऑक्साइड की वजह से इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की इसमें क्या होती है, कमी होती है। और पॉइंट्स क्या है इसके, क्या है इसके और पॉइंट ये है कि ये जो होती है प्रवेशक होती है, यानी कि इसमें पानी नीचे तक बह जाता है, यानी कि निच्छलन जो होता है वो अधिक होता है। तो जब निच्छलन अधिक होगा तो क्षारीय तत्वों का क्या होगा, इसमें अभाव होगा। क्षारीय तत्वों का अभाव होगा तो इसमें कृषि के लिए जो है सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, और सिंचाई के लिए आवश्यकता होती है तो सामान्यतः ये कम उपजाऊ होती है, ठीक है। सिंचाई की आवश्यकता है तो सामान्यतः क्या होगी, ये कम उपजाऊ होगी, ठीक है। इसका विस्तार कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में इसका विस्तार मिलेगा, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार मिलेगा। इसके विस्तार को हम लोग एक बार लिख, इसका निर्माण लिखते हैं, ठीक है, लिखो साथ में, इसका निर्माण का यांत्रिक चट्टानें जैसे ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट के विखंडन से ठीक है, विखंडन से हुआ था। इसका पहला पॉइंट, लोहे के ऑक्साइड की वजह से, लोहे के ऑक्साइड की वजह से इसका रंग क्या है, लाल है, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस का क्या है, इसमें अभाव है, ठीक है। अभाव है। और पॉइंट इसका क्या हो गया, यह मृदा अधिक करती है, निच्छालन अधिक है, ठीक है। यानी कि क्षारीय तत्वों की इसमें कमी है। देखो निच्छालन का मतलब क्या होता है, पानी नीचे चला जाता है तो उससे क्या होता है, क्षारीय तत्वों की कमी हो जाती है। तो क्षारीय तत्वों की कमी, क्षारीय तत्वों की कमी है, ठीक है, क्षारीय तत्वों की कमी है।
तो इसकी उर्वरकता कम है, सिंचाई की आवश्यकता है, सिंचाई की आवश्यकता, और फर्टिलिटी इसकी कैसी है, उर्वरकता कम है। ये इसका पॉइंट हो गया। अगर हम इसके विस्तार की बात कर लेते हैं, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश हो गया, छोटा नागपुर हो गया, और कौन सा एरिया हो गया इसका, छोटा नागपुर का पठार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, मेघालय हो गया, और दक्षिण पूर्वीय कर्नाटका। तो इसका विस्तार हो गया ये दक्षिण पूर्वीय कर्नाटका का। एक बार फिर से इसके विस्तार की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसका विस्तार हो जाता है मध्य प्रदेश में, पूरे हमारे मध्य प्रदेश में हो जाएगा, दक्षिणी उत्तर प्रदेश आ जाएगा, मेघालय आ जाएगा, इधर से हमारा मेघालय देखो लाल मिट्टी आ रही है, मेघालय आ गया हमारा ये, ठीक है। अब छोटा नागपुर का देखो, छोटा नागपुर का इसमें पठार आ गया हमारा, छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। तमिलनाडु का भूभाग आ जाएगा इसमें, इसमें भूभाग आ जाता है। तो ये इसका एरिया का विस्तार हो जाता है। इसके एरिया के विस्तार को हम लोग देखते हैं। मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश आ गया हमारा, छोटा नागपुर पठार है, मेघालय है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु का अधिकांश भूभाग है, और दक्षिण पूर्वीय कर्नाटका, इसका विस्तार आ जाता है। विस्तार हम लोगों को अच्छे से याद करना है क्योंकि क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपनी कौन सी मिट्टी की, बात कर लेते हैं अपनी लैटराइट मृदा की। देखो उष्ण और आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में ये पाई जाती है। यहाँ पे वर्षा जो होती है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अधिक वर्षा एवं उच्च तापमान के कारण ये लेटराइजेशन की क्रिया होती है, जिसके कारण एल्युमिनियम और फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है। सिल्क एवं चूने की अंश इसमें क्या होते हैं, रिस्क नीचे चले जाते हैं, ठीक है। अब क्षारीय तत्वों की कमी के कारण मृदा की ऊपरी परत जो है ना वो कठोर होती है। मृदा की जो ऊपरी परत है वो कठोर हो जाती है, और इसमें उर्वरकता जो है ना वो कम पाई जाती है। और ये ना तो अम्लीय होती है और ना क्षारीय होती है, ना तो अम्लीय है और ना क्षारीय है। मृदा की दो ही कंडीशन है, या तो अम्लीय या क्षारीय। ये ना तो अम्लीय है और ना क्षारीय है, तो इसका मतलब कैसी मृदा है, ये उदासीन मृदा है। और अब हम इसकी बात कर लेते हैं इसके विस्तार की, कि ये मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, यानी कि इस मृदा का जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ है, ठीक है। इसका सार्वत्रिक अगर विस्तार की हम लोग बात कर लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, और इसके सार्वत्रिक विस्तार की बात करते हैं, तो सार्वत्रिक विस्तार जो है ना इसका केरल में है। कहाँ पे है सार्वत्रिक विस्तार, अगर पूछते हैं तो इसका सार्वत्रिक विस्तार कहाँ पे, केरल में है। सार्वत्रिक विस्तार इसका केरल में हो गया। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट, राजमहल की पहाड़ियां, और कहाँ का इसका विस्तार है, असम के कुछ क्षेत्र और मेघालय का पठार में इसका विस्तार है। कहाँ का है सर्वाधिक विस्तार, इसका केरल में है, ठीक है, लिख देते हैं। सर्वाधिक इसका विस्तार कहाँ पे है, केरल, और पूर्वी एवं पश्चिमी तट, राजमहल की पहाड़ियां, असम का कुछ क्षेत्र, असम, देखो असम का यानी कि हम किसकी बात करते हैं, लैटराइट मृदा की बात करते हैं। असम का जो है ना इसमें कुछ क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। असम का कुछ क्षेत्र और मेघालय पठार, मेघालय का पठार, हमने पठार भी पढ़े हैं तो मेघालय का पठार। इन सब की वीडियो का जो मैं लिंक है
वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग जाके देखिएगा और कमेंट्स करिएगा। और इसकी एक और विशेषता क्या है, इससे ईंट बनाई जाती है। ईंट पता ही है ना, ईंट क्या होती है, ईंट से घर बनता है। ईंट इससे क्या होता है, इससे ईंट बनाते हैं, इससे जाती है जिसे हम अपने घर बनाते हैं, इसे ईंट बनाई जाती है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डालते हैं। अब तक के लिए थैंक यू।